Irritable bowel syndrome. This video is for GNM second year. Irritable bowel syndrome is a group of symptoms including abdominal pain and changes in the pattern of bowel movements without any evidence of underlying damage. Irritable bowel syndrome or IBS negatively affects quality of life and may result in missed school or work. Disorders such as anxiety, major depression, and chronic fatigue syndrome are common among people with IBS. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBD और IBS ये दोनों बहुत ही डिफरेंट डिजीज़ कंडीशंस है. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज़ डिफरेंट एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ इज़ डिफरेंट. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में दो कंडीशंस आती है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़. ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में आती है. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है, इसके साथ साथ या तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर पेशेंट को डायरिया रहता है. और ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये बेसिकली स्ट्रेस की वजह से होता है या फिर क्रॉनिक फटीग मतलब बहुत ज़्यादा थकान की वजह से होता है, एंजाइटी, मेजर डिप्रेशन, इन सब चीज़ों की वजह से होता है. और इट अफेक्ट्स दी लाइफ ऑफ द पर्सन, क्वालिटी लाइफ ऑफ द पर्सन, क्योंकि इसकी वजह से ये एब्डोमिनल पेन और बाउल चेंजेस की वजह से या कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया की वजह से, अगर ये बच्चों में है तो बच्चे स्कूल मिस कर देते हैं, या फिर अगर बड़ों में है तो बड़े जो है अपना काम वगैरह सही से नहीं कर पाते. सो इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. साइन एंड सिम्टम्स क्या है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के? द मोस्ट कॉमन इंक्लूड एब्डोमिनल पेन. इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है या फिर ब्लोटिंग होती है. क्रैम्पिंग ब्लोटिंग का मतलब, क्रैम्पिंग का मतलब होता है कि मसल पेन होना, और ब्लोटिंग भी यही होता है कि पेन होना, बहुत ज़्यादा abdominal पेन होना, that is typically relieved or partially relieved by passing a bowel movement. तो वो जो abdominal पेन होता है, बहुत ज़्यादा जो पेन होता है, वो तब रिलीव होता है जब पेशेंट जो है पेशेंट स्टूल पास कर लेता है, तब रिलीव होता है थोड़ा बहुत, या फिर पूरी तरीके से तब रिलीव होता है जब पेशेंट स्टूल पास कर लेता है. और एक्सेस गैस होना, बहुत ज़्यादा इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा गैस होती है जो वो टाइमली पास करते रहते हैं. डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, कभी उनको डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर कभी कभी दोनों चीज़ें एक साथ होती है. ऑल्टरनेटिवली कभी डायरिया होगा या तो पेशेंट्स को ऐसा होता है कि एब्डोमिनल पेन और सिर्फ डायरिया, या फिर पेशेंट्स को ऐसा होता है कि एब्डोमिनल पेन और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन, या फिर पेशेंट्स को ऐसा होता है कि डायरिया कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिवली, मतलब एक बार कभी डायरिया हुआ, फिर थोड़े दिनों बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर उसके बाद फिर डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन, ऐसा होता है. म्यूकस इन द स्टूल, और स्टूल में कभी कभी म्यूकस प्रेजेंट होता है. मोस्ट पीपल विद IBS एक्सपीरियंस टाइम्स व्हेन द साइंस एंड सिम्टम्स आर वर्स एंड टाइम्स व्हेन दे इम्प्रूव और इवन डिसअपियर कम्प्लीटली. तो ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है कि जब कभी कभी इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और कभी कभी इसके सिम्टम्स जो है ठीक हो जाते हैं और वो एकदम भी नज़र नहीं आते. बेसिकली ये स्ट्रेस पे डिपेंड करता है. जब पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, या पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, या फिर क्रॉनिक फटीग में है पेशेंट, तो तब ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आते हैं. और जब पेशेंट रिलैक्स्ड होता है तो पेशेंट को सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं. कॉजेज़ क्या है इसके? वाइल द कॉजेज़ ऑफ IBS आर स्टिल अननोन, जो एग्जैक्ट कॉज है इसका वो अननोन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गट ब्रेन एक्सिस इज़ अफेक्टेड. गट ब्रेन एक्सिस मतलब, गट का मतलब है इंटेस्टाइन या फिर GI,
हमारा जो पेट हो गया या इंटेस्टाइन्स, गट और ब्रेन एक्सिस, मतलब गट और ब्रेन एक्सिस मतलब गट और ब्रेन के बीच में जो नर्व्स है वो थोड़े बहुत अफेक्टेड होते हैं, तो इस वजह से होता है। अब स्ट्रेस, चाइल्डहुड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़ इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ IBS। या तो फिज़िकल अब्यूज़ या फिर साइकोलॉजिकल अब्यूज़, या साइकोलॉजिकली पेशेंट जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसको साइकोलॉजिकली कुछ अब्यूज़ हो रहा है उसके साथ, या टॉर्चर हो रहा है, या फिर फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से वो क्रॉनिक स्ट्रेस में है, और क्रॉनिक स्ट्रेस होने की वजह से उसके बाउल मूवमेंट चेंजेस होते रहेंगे। या तो उसको एब्डोमिनल पेन के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन रहेगा, या फिर कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा, तो ये होता रहेगा उसे। Inflammation in the intestine. Some people with IBS have an increased number of immune system cells in their intestine. This immune system response is associated with pain and diarrhea. तो कभी कभी क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी होता है। अगर इम्यून सेल्स, हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा प्रेजेंट है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो तब भी IBS होता है। Severe infection. IBS can develop after severe bout of diarrhea, gastroenteritis caused by bacteria or virus. IBS might also be associated with the surplus of bacteria in the intestine, bacterial overgrowth. तो जब बैक्टीरिया या तो कम हो जाए इंटेस्टाइन्स में, हमारे इंटेस्टाइन्स में नॉर्मली बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, तो उनका जो नंबर है या तो वो कम हो जाए या फिर उनका नंबर हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसकी वजह से भी IBS हो सकता है। सीवियर इन्फेक्शन के बाद भी कभी कभी IBS होता है। अगर इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, उसके बाद भी पेशेंट को IBS हो सकता है। और जो बैक्टीरियल चेंजेस होते हैं, माइक्रोफ्लोरा, जो गट में जो मतलब इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरियाज नॉर्मली प्रेजेंट है उसके नंबर में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी IBS हो सकता है। व्हाट ट्रिगर्स IBS? किन किन कंडीशंस में IBS, किस किस वजह से IBS के सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं पेशेंट में? जैसे कुछ फूड लेने की वजह से, कुछ स्पेसिफिक फूड की वजह से जो है IBS के सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई देंगे, जैसे कि वीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, सिट्रस फ्रूट्स मतलब लेमन हो गया, लेमन इज़ अ सिट्रस फ्रूट, और बीन्स, कैबेज, मिल्क एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारे खाना खाने की वजह से IBS के सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। वीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, सिट्रस फ्रूट्स, बीन्स, कैबेज, मिल्क और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब है जैसे पेप्सी, 7 अप, कोको कोला, इन सारी चीज़ों के बाद ये सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। Hormones. Women are twice as likely to have IBS, which might indicate that hormonal changes play a role. Many women find that the symptoms are worse during or around their menstrual period. तो ज़्यादातर विमेन में IBS होता है। क्यों होता है? क्योंकि विमेन में हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं। हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हम में IBS ज़्यादा प्रिवलेंट है। और ज़्यादातर विमेन में IBS मेंस्ट्रुअल पीरियड के आसपास, जब पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं उसके आसपास नज़र आता है, या फिर पीरियड्स जब हो जाते हैं तब नज़र आता है। रिस्क फैक्टर्स. Young IBS occurs more frequently in people who are under the age of 50. तो यंग लोगों में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो तब ज़्यादा रिस्क होगा, और मेंटल प्रॉब्लम है तो तब ज़्यादा रिस्क होता है IBS होने का। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन. ऐसा कोई स्पेसिफिक
डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करते हम IBS के लिए, बस दूसरे कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए टेस्ट करते हैं। रूल आउट करने के लिए मतलब ये देखने के लिए कभी दूसरी चीज़ों की वजह से तो ये सारे सिम्टम्स नहीं आ रहे, क्योंकि ये कॉमन सिम्टम्स है, किसी और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं और कोई और कंडीशन की वजह से भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये दूसरी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। अगर दूसरी कोई चीज़ नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या फिर ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से हो रहा है। और there is no test to definitely diagnose IBS। एग्जैक्ट कोई टेस्ट नहीं है IBS को डायग्नोस करने के लिए, लेकिन हम टेस्ट वगैरह इसलिए करते हैं दूसरी कंडीशंस को देखने के लिए। अगर कोई दूसरी कंडीशंस तो नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स कॉमन है, दूसरी कंडीशन से मिलते जुलते हैं। डॉक्टर इज़ लाइकली टू स्टार्ट विद द कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री। तो डॉक्टर्स कैसे स्टार्ट करते हैं? मेडिकल हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। कब होता है आपको, किस दौरान में होता है, जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तब होता है, कितनी बार होता है दिन में, जैसे डायरिया है तो कितने एपिसोड्स हैं डायरिया के। एपिसोड्स मतलब एक दिन में कितनी बार आपको लूज स्टूल्स पास हुए हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कितने दिनों से आपको स्टूल्स पास नहीं हुए हैं। ऐसे करके मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं डॉक्टर्स, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं एंड टेस्ट टू रूल आउट अदर कंडीशंस। रूल आउट अदर कंडीशंस की दूसरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इफ़ पेशेंट हैज़ IBS विद डायरिया, पेशेंट इज़ लाइकली टू बी टेस्टेड फॉर ग्लूटेन इंटॉलरेंस या फिर सीलियाक डिजीज़। अगर पेशेंट को डायरिया के साथ IBS है तो पेशेंट को ग्लूटेन इंटॉलरेंस देखते हैं। ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो दालों में भी होता है ये प्रोटीन, और ये प्रोटीन कभी कभी लोगों को इस प्रोटीन का इंटॉलरेंस होता है। इंटॉलरेंस मतलब किसी इंडिविजुअल्स में ऐसे एंजाइम नहीं होते जो इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकें। तो उसकी वजह से जब ये ऐसे एंजाइम्स नहीं होते लोगों में जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, उसकी वजह से पेशेंट को डायरिया होगा और GI सिम्टम्स होंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, और इसको हम सीलियाक डिजीज़ भी बोलते हैं। इसी तरह एक होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है कि पेशेंट जब भी डेयरी प्रोडक्ट्स लेता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क हो गया या ये योगर्ट हो गया, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में लैक्टोज होता है, और ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए पेशेंट के अंदर एंजाइम्स नहीं होते, तो ये लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो पाता उन लोगों में, और फिर उनमें क्या होता है, ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे वॉमिटिंग हो गई या फिर डायरिया हो गया, ये सारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। अदर टेस्ट, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एक्सरे, CT स्कैन, लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट। तो मैंने अभी आपको बताया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। जैसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है वैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। ये मिल्क प्रोडक्ट की वजह से होता है, और ये कुछ प्रोटीन की वजह से होता है, ग्लूटेन की वजह से होता है। सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं विजुलाइज करने के लिए सिग्मोइड कोलोन, कोलोनोस्कोपी पूरे कोलोन को विजुलाइज करने के लिए कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ये देखने के लिए, एक्सरे, CT स्कैन, एंडोस्कोपी करते हैं और स्टूल टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या क्या करेंगे? अवॉइड फूड दैट ट्रिगर्स योर सिम्टम्स। तो वो सारे फूड को अवॉइड करने को बोलना है पेशेंट को जिसकी वजह से उनके सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ईट हाई फाइबर फूड, हाई फाइबर डाइट लेने के लिए बोलना है, ताकि कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन उससे रिलीव होगा, और अगर डायरिया है तो डायरिया में स्टूल जो है बल्की होंगे, स्टूल वाटरी नहीं रहेंगे, तो इसीलिए हाई फाइबर डाइट लेने के लिए बोलना है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने के लिए बोलना है पेशेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है। इनफ स्लीप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। रेगुलर टाइम्स, ईट एट रेगुलर टाइम्स, पेशेंट को बोलना है कि एक टाइम टेबल के हिसाब से खाना खाएं, ये नहीं कि कभी भी खा लिया।
एक रेगुलर टाइम जब होता है तो उसमें स्ट्रेस नहीं होता. इफ़ यू डू थिंग्स ऑन अ रेगुलर टाइम अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल, उसमें ज़्यादा फिर स्ट्रेस नहीं होता. बॉडी हैबिचुअल होती है कि इस टाइम पे हमें खाना है, इस टाइम पे हमें सोना है. अवॉइड हाई गैस फॉर्मिंग फूड्स एंड ग्लूटेन. तो ज़्यादा गैस फॉर्मिंग फूड्स जैसे कि कैबेज हो गया, पोटैटो हो गया, ये ज़्यादा गैस फॉर्मिंग फूड्स हैं, इनको अवॉइड करना है. मेडिकेशंस में लैक्सेटिव्स देते हैं. जब कॉन्स्टिपेशन है तो लैक्सेटिव्स देंगे. एंटी डायरियल ड्रग देंगे जब डायरिया होगा पेशेंट को. एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस जैसे कि डाइसाइक्लोमाइन, ये पेनफुल बाउल स्पैज़म के लिए. बाउल स्पैज़म मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जो दर्द होता है पेट में, एब्डोमिनल पेन है, उसके लिए हम एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस देते हैं. ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंस तब देंगे जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और उस डिप्रेशन की वजह से उसको बाउल सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जो जीआई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंस देंगे. कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक डायरिया कैन कॉज हेमोरॉइड्स. अब हेमोरॉइड्स में आपने पढ़ा होगा कि ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो रेक्टम के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो फूलने लगते हैं, उनमें स्वेलिंग होने लगती है और कभी कभी क्या होता है उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, तो दैट इज़ हेमोरॉइड्स. और इसके अलावा पोर क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट की क्वालिटी पे इसका असर पड़ता है, क्योंकि पेशेंट जो है अपने रूटीन में नहीं रह पाता. मतलब वो अगर कॉलेज जाता है तो वो कॉलेज को मिस करेगा या स्कूल को मिस करेगा या अपने वर्क एरियाज़ को मिस करने लगेगा. सो इट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ. एंड मूड डिसऑर्डर्स, experiencing these signs and symptoms of IBS can lead to depression or anxiety. Already patient को stress है and then stress या anxiety है या depression है, and then all these symptoms will again lead to depression. कि उसको लगेगा कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, गिल्टी फील होगा. तो इट विल अगेन लीड टू मूड डिसऑर्डर्स. एक तो मूड डिसऑर्डर की वजह से ये हो रहा है और फिर इन सब चीज़ों की वजह से और ज़्यादा वो ये सब सोचने लगेगा कि ये हो रहा है मुझे, आई एम नॉट हेल्दी, और ज़्यादा वो फिर डिप्रेशन या एंजाइटी में जा सकता है. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस. हाउ कैन यू प्रिवेंट इट? काउंसलिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं. काउंसलिंग जैसे कि यू कैन जो पेशेंट्स होते हैं डिप्रेशन के पेशेंट्स या फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन के पेशेंट्स को तो मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जो स्ट्रेस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं. एक्सरसाइज से भी क्या होता है, जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन हो गया, ये सारे हार्मोन्स जिसकी वजह से हमें अच्छा लगता है, वी फील गुड, वी फील हैप्पी, ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में. और एक्सरसाइज करने से या फिर मेडिटेशन करने से, योगा करने से ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में, एंड इट हेल्प्स अस फील हैप्पी. तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. एंड स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक, सो देर आर मैनी टेक्निक्स विच हेल्प्स इन रिलीविंग स्ट्रेस, जैसे कि मसल रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, अलग अलग टेक्निक्स होती है जो साइकियाट्री में आप पढ़ोगे, तो वो टेक्निक्स से हम हेल्प कर सकते हैं पेशेंट के सिम्टम्स को कम करने में. दैट्स ऑल. थैंक यू.